गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ सर पुराना बिहार में उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट 36 लेकर आए हैं, जो कि जब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग मात्र 10 से 12 मिनट में कवर करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। जैसे पल्लव वंश, कुषाण वंश और कुषाण वंश के दौरान ये बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, उनके बारे में हम लोग आज कवर करेंगे। मात्र 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा और ये जो वीडियो होगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ये इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है और बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है। तो आप मेरे सेशन में बने रहिएगा, चाहे जिस टाइप के विद्यार्थी हो, आपको जरूर लाभ पहुँचेगा। ठीक है। शक वंश में तिथि ज्ञात करने 2 बार हो गया है। करने के लिए ग्रेगोरियन कैलेंडर में क्या जोड़ा जाता था, क्या घटाया जाता था? 78 घटाया जाता था। क्या घटाया जाता था? 78 वर्ष घटाने पर ये जाके इन लोगों का तालमेल बैठता था। ठीक है, ठीक है। शक वंश तथा विक्रम सावंत है। क्या है? सावंत। विक्रम सावंत के बीच 135 वर्ष का अंतर है। कितना वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का अंतर है। ये जो भी लाइन है एकदम फैक्ट लाइन है, इसको आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है। विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी कैलेंडर किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित है। कौन कौन से? एक विक्रम संवत, एक शक संवत और हिजरी कैलेंडर। ये मुस्लिम कैलेंडर है। ठीक है। ये तीनों के तीनों किस पर आधारित है? चंद्रमा पर आधारित। अतः इनका त्यौहार भी हर वर्ष 11 दिन क्या हो जाता है? पीछे हो जाता है। क्या हो जाता है? 11 दिन पीछे हो जाता है। किंतु 3 साल के बाद एक अतिरिक्त महीना जोड़ दिया जाता है, क्योंकि हर एक वर्ष 3 वर्ष 11 दिन, हर एक वर्ष 11 दिन आपका क्या हो रहा है? पीछे हो रहा है। तो इस तरह 3 वर्ष के बाद में 11 दिन 30 दिन का महीना होता है, लगभग में इसको पूरा कर लिया जाता है। ठीक है, जोड़कर। अगला हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने जा रहा है, पहलव या पार्थियन वंश। ठीक है। इस टॉपिक को शुरू होने से पहले मैं आप लोग से काइंडली रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप उसका लाभ उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में आप शेयर कीजिए, ताकि सभी तक इस टाइप के वीडियो पहुँचे और वो भी उसका लाभ उठा सके। और ख़ास बात यह है कि इस चैनल पर भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत से सारे वीडियो, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का भी वीडियो मैं ऑलरेडी लगभग 200 के करीब में मैं डाल चुका हूं। आप उसको जाकर पहले देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे जाकर देखिए, उसका लाभ उठाइए। उसके बाद सभी वीडियो को मेरे पूरे भारत में फैलाने का काम कीजिए, क्योंकि यह मुहिम में आप भी शामिल हैं। क्योंकि यह जो चैनल है, इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा दिया जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार के परचेजिंग की व्यवस्था, पेड बैच नहीं चलता है, परचेजिंग की व्यवस्था नहीं है। तो आप थोड़ा सा इतना जरूर कर सकते हैं, शेयर जरूर कर सकते हैं, लाइक कीजिए और मोटिवेशनल कमेंट कीजिए, ताकि मैं उसको पढ़कर मोटिवेट होकर इससे भी अच्छा से अच्छा टॉपिक पर मैं आप लोगों को वीडियो लेकर आऊँ और आप उसका लाभ उठा सकें। तो ठीक है, हम लोग इसके बारे में देखें। कौन सा? पहलव वंश के बारे में। मरणोत्तर काल जब हुआ ना, मरणोत्तर काल जब के बाद में भारत पर एक तीसरा जो आक्रमण करने वाला वंश था, जिसका नाम था पहलव वंश। इस वंश का सबसे योग्य अगर कोई शासक था तो उनका नाम क्या था? गोंदोफर्निस। क्या नाम था? गोंदोफर्निस। जिनका उल्लेख जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के तख्त ए बही अभिलेख में मिलता है। कौन से? पाकिस्तान के तख्त ए बही अभिलेख में मिलता है। किनके बारे में? गोंदोफर्निस के बारे में। यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। कौन सा लिपि में लिखा गया है? एक खरोष्टी लिपि में लिखा गया। इनके समय पुर्तगाल के ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस आया था। कौन आया था? सेंट थॉमस भारत में आया हुआ था। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखना है।
यह भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक था। ठीक है, ये सबसे पहला ईसाई धर्म प्रचारक जो था, जिनका नाम था सेंट थॉमस, इन्होंने सबसे पहले भारत में आया हुआ था। तो किस वंश के दौरान आया हुआ था? पहलव या पार्थियन वंश के समय। आप लोग याद रखना है। ठीक है, अगला जो वंश शुरू होता है कुषाण वंश शुरू होता है। कौन शुरू होता है? कुषाण वंश। मरुत्तर काल के बाद भारत पर अंतिम आक्रमण करने वाला जो वंश था, जिस वंश के नाम क्या था? कुषाण वंश था। क्या नाम था? कुषाण वंश। ये मध्य एशिया का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? ये कुषाण वंश जो था ये मध्य एशिया का रहने वाला था। मध्य एशिया में यूची कबीला कितने भागों में बटा? 5 भागों में बटा। कितने भागों में बटा? 5 भागों में बटा। इसी 5 भागों में से एक यह भी कुषाण वंश भी था। जो ठीक है, मध्य एशिया जो 5 भागों में बटा उसमें से एक भाग कौन था? एक कुषाण वंश भी था। कुषाण वंश के क्षेत्र मध्य एशिया के अनुदरिया नदी के से लेकर गंगा क्षेत्र तक क्या हुआ था? फैला हुआ था। ठीक है, अगला है कुषाण वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? कुजुलक डफिसस। क्या नाम है? कुजुलक डफिसस थे। ठीक है, अगला शासक कौन बने इनका? भीम कड़फिसस। क्या नाम था? कड़फिसस बना। इस वंश के वास्तविक संस्थापक माना जाता है किनको? ये कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक किनको माना जाता है? ये भीम कड़फिसस को माना जाता है। ठीक है, यह शैव धर्म को मानता था। कौन? यह जो भीम कड़फिसस जो था कौन वंश को मानता था? शैव वंश को मानता था। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी अगर कोई शासक था तो उनका नाम क्या था? कनिष्क। क्या नाम था? कनिष्क। इन्होंने अपना राज्याभिषेक 78 ईस्वी में करवाया था। किस में? 78 ईस्वी में करवाया था। इस अवसर पर शक सावंत प्रारंभ हो गया। ठीक है, अगला है इसने अपना राजनीतिक राजधानी पेशावर को बनाया। कहाँ पर बनाया? पेशावर को। जबकि सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया? तक्षशिला को बनाया। किसको बनाया? सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला और ये राजनीतिक तक्षशिला और सांस्कृतिक सांस्कृतिक राजधानी तक्षशिला और राजनीतिक राजधानी पेशावर को बनाया। ठीक है, कौन? कनिष्क। ठीक है, अगला है बाद में सांस्कृतिक राजधानी को कहाँ बना दिया गया? मथुरा बनाया गया। कहाँ बनाया गया? मथुरा। कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और बुद्ध के जो भिक्षा पात्र था, क्या था? भिक्षा पात्र, और यहाँ का दार्शनिक जो थे जिनका नाम था अश्वघोष को अपने साथ लेकर ये चला गया। कौन? कनिष्क। कनिष्क आया जब ये पाटलिपुत्र पर आक्रमण करता है तो ये जो भगवान बुद्ध का जो भिक्षा पात्र जो था वहीं पे था, पाटलिपुत्र में ही था, क्योंकि पाटलिपुत्र में वो भगवान बुद्ध बहुत बार गए हुए थे। ठीक है, तो उनका पात्र भिक्षा पात्र वहीं पे था। तो कनिष्क ने क्या किया? उठा कर लेकर चला गया। अब उठा के बेचारा लेके चला गया, उसका भी लेके जाना उचित था। क्योंकि आप लोग सब कोई जानते हैं क्योंकि एक राजा दूसरे राजा पर जैसे विष पड़ता है तो उसको पराजित करेगा। पराजित करने के बाद में तो कंगाल हो जाना ही है। तो अभी कनिष्क भी सोचा होगा बेचारा आखिर में ये पात्र रहेगा तो कभी ना कभी जरूर हमको भी काम में आ जाएगा। हो सकता है कोई हमसे अगर कुशल योद्धा अगर मिले, वीर मिले, राजा मिले, सम्राट मिले तो हमको पराजित कर देगा तो हम भी कंगाल ही हो जाएंगे न। तो आखिर में अपना जीविकोपार्जन के लिए कुछ ना कुछ तो ये रोजगार तो कराना पड़ेगा। तो रहेगा ये भिक्षा पात्र तो हमको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आराम से किसी भी मंदिर मस्जिद के पीछे बैठेंगे और उसी में भीख मांगते रहेंगे। ठीक है, समझ में नो? ये भी बेचारा बड़ा लगता है जे अगमजानी था ना। इस अश्वघोष को कनिष्क ने क्या किया? अपने राज दरबार में ले गया। राज दरबार में ले जाकर राज कवि का दर्जा दे दिया। ठीक है, कनिष्क ने बौद्ध विद्वान पारसों के कहने पर कश्मीर के कुंडल वन में चौथा बौद्ध सम्मेलन करवाया। कौन? कनिष्क। किसके कहने पर? एक विद्वान थे, बौद्ध विद्वान, जिनका नाम था पारसो।
उन्हीं के कहने पर चौथा बौद्ध सम्मेलन करवाया। ठीक है, प्रथम सदी में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इस बौद्ध सम्मेलन में अध्यक्ष के साथ साथ कि डबल बार हो गया, अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था थी। ठीक, अब देखिए अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र को अध्यक्ष बनाया गया और उपाध्यक्ष अश्वघोष को बनाया गया। किसको बनाया गया, अश्वघोष को, जिसको कनिष्क ने लेकर साथ में गया था। ठीक है, इस सम्मेलन में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। जैसे चतुर्था सम्मेलन हुआ कनिष्क के दोबारा पार्श्व के कहने पर, तो वो ये बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ जाता है। एक हो जाता है हीनयान, दूसरा का हो जाता है क्या, महायान। ठीक है, कनिष्क जो था महायान धर्म को मानने वाला था। ठीक है, बौद्ध धर्म का दूसरा जो पार्ट है महायान, उसको मानता था। कनिष्क के दरबार में पार्श्व, ठीक, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन तथा चरक नाम के विद्वान रहते थे। इतना खतरनाक विद्वान ये कनिष्क रखता था। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र को लिखा। अश्वघोष ने क्या किया, बुद्ध के चरित्र के बारे में लिखे। और चरक ने चरक संहिता को लिखा। एकदम ये जो कीजिए, चरक क्या था, ये वैद्य थे। क्या थे, ये वैद्य थे। ठीक है, तो चरक से चरक संहिता, इसको याद करना कोई मुश्किल नहीं है। ये भी जो है अश्वघोष याद रखिएगा। अश्वघोष ने क्या क्या लिखे, बुद्ध चरित्र के बारे में लिखे। आज के सेशन में इतना ही रहता है। अगर आपको ये वीडियो और कंटेंट अगर अच्छा लगा हो, मेरा सेशन अच्छा लगा हो, तो अभी फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देता हूँ। आप काइंडली, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंचा हो उन तक पहुंचे और उसका लाभ उठा सके। और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करते जाइए और अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मैं अगले पार्ट बहुत जल्द आप लोगों के बीच में लेकर आ रहा हूं, आप उसका लाभ उठाइएगा। और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल पर बहुत से सारे वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का बहुत से सारे लगभग 200 के आसपास में ये पड़ा हुआ, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ हर एक बोर्ड के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी बोर्ड में बैठिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पढ़िए, भारत के कोई भी बड़े से बड़े, छोटा से छोटा प्रतियोगी परीक्षा हो उसमें बैठिएगा, ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। केवल आप मेरे वीडियो को ध्यान से केवल सुन के जाइएगा और उसका नोट्स बनाते जाइए, उसको याद कर लीजिए, जाइएगा ज़रूर, आप धमाल मचाकर आइए, गर्दा उड़ा के आइएगा, इतना विश्वास रखिए। ठीक है, तो ठीक है, अगले पार्ट में बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।